चला चला के हाथों में दर्द हो गया शरीर में। फिर ही याद आया यार तुम्हारा थोड़ा सा बच गया था। तो अब ये अगर नहीं पढ़ाया तो फिर थोड़ा परेशान रहेंगे। हम्म। अरे फोन असल में तेजस के पास है ना, वो काटता रहता है, वो सुनता ही नहीं। हाँ, ये आंसू ही बोल के आएगी। कल भी हमारे पूरे दिन का शो है दोस्त, 2 दिन, कल और परसों। ठीक है जी। हो सकता है कल तो रात का शो भी लगाना पड़े हमें। हमें रियल में वो खिलाड़ी भी देखने हैं जो जिद्दी है, वो भी पकड़ने हैं हमें ना। एक तो फोटो बनता है। नहीं नहीं, एक फोटो ये बनता है, सबकी शक्ल आनी चाहिए इसमें। इसे 2 हिस्सों में खींचेंगे। नहीं, ऐसे में खींचेंगे। नहीं, मुझे ये देखना है कि कल वाली वीडियो में और आप लोगों में मैं ये देखूंगा कि कौन कौन चेहरे ऐसे हैं जो। अरे निशान, तुम तो वैसे ही याद रहते हो मुझे यार। हाँ। तो मैं ये निकालूंगा इनमें से कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कल तो उपस्थित थे और कल बड़ा जोश दिखा रहे थे ना जी ना, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक। आज थकान लग गई। ठीक है जी। छोटू तो आ गया है। बस कल फिर आनंद ही आनंद आएगा। लेकिन आप लोग ये कमेंट प्लीज क्यों कर रहे हो? वो दिन कौन सा होगा जिस दिन आप कमेंट ना करें और आप कहें कि सर हमें पढ़ाई करनी है? तो चलिए, अपने सभी ग्रुप में, छोटू बाबू के ग्रुप में, बड़े बाबू के, सबके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ट्रैवल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कल बहुत क्लास पढ़े, यू आर टीचिंग इज, थैंक यू माय डियर। बेटा, जो बच्चा है पाकिस्तान से, उसके लिए हमारा एक संदेश ये है कि वहां हमारा नाम रोशन करना, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाना। नहीं प्लीज। है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। ए दोस्त। हेलो। हेलो। लगा हुआ है वो अपने सुनने का। छोटू इधर आ, खोपचे में से आ, जल्दी। आजा आजा, आगे आजा। आजा जल्दी आजा। इधर आजा, इधर आजा। अरे आना। ये सुन, ये जो एक पागलों वाली हरकतों का गाना चल रहा है ना आजकल, अरे तुम्हें बढ़िया चीज से शुरुआत करेंगे तुम्हारी क्लास के। ए जल्दी सेट हो जाओ। अरे छोटे से बंद कर दो यार। कहाँ गया ये? क्या बातें कर रहा था?
अरे नहीं, तुम कुछ और बातें कर रहे थे। ओए ओए, तू इससे ढूंढता हुआ फिर यहाँ पहुंच गया। देखो जो गाना चल रहा ना, कि मैं नहीं तो कौन बे, राइट ना। लेकिन यार तुमने सिर्फ हम है और हम है भैया, याद रखना, अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करेगा। हाँ। कौन सा? हम्म। ये वो बिक्की है, मैं नहीं हूँ। बच्चों को लगाने एक मास्क पहना हुआ बिक्की ने, और बच्चे लिख रहे हैं कि सर ने तो भोकाल मचा दिया, क्या जूते पहने हुए हैं, है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। अब जिन्होंने देखा वो पहचान लेते हैं कि ये बिक्की है। शुरुआत करिए, शुरुआत करें। जय जय जय, सबकी जय हो भाई। ओरिजिन सब एक है ना, सब एक है। अब चले फिर, शुरुआत कर ले। हम्म। चलिए दोस्त, यहाँ पर आ जाओ जल्दी से। शुरुआत थी कल की क्लास की यहाँ से। भाई तुम तो इसी में रह जाओगे, छोटू के इल्यूमिनेशन कब होगा और ये चचा कब होगा, ताऊ कब होगा, इसी में रह जाने। वैसे कड़वा सच ये है कि जितना हमने पढ़ा दिया, अगर कोई इसके सवाल भी अटेम्प्ट करके आ जाए तब भी टॉपर बन जाए। लेकिन वही चीज है कि इसे छोड़ के सब करोगे तुम। जल्दी से सभी लोग शेयर कीजिए बेटा, और क्लास की शुरुआत करते हैं। बताइए जी, आपके सामने बोर्ड पर कुछ चीजें हैं, पढ़ लिया? कोई दिक्कत इसमें? की पॉइंट को हमेशा याद रखो। और की पॉइंट क्या है कि कैसे बराबर कॉस अल्फा बाई 2 है, और हार्मोनिक्स को कम करता है, राइट ना। कंडक्टर मटेरियल में सेविंग होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को कम करता है, ये की पॉइंट है। जब हम बीटा, कई बार सीधे बीटा पूछ लेता है, बीटा का मतलब है स्लोट एंगल, तो बीटा बराबर 180 इंटू पोल्स अपॉन स्लोप। फिर आता है कि के डी बराबर, ये बेटा डायरेक्ट आता है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। के डी बराबर में साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। ये कुछ कहानी स्क्वायरल के स्लिप रिंग, ये कुछ कहानी हमने देखी है। एन एस सिंक्रोनस स्पीड है, एन हमारी रोटर की स्पीड है, स्लिप स्पीड बेटा एन एस माइनस एन स्लिप। तो ये न्यूमेरिकल के लिए आपको लगेगा कि अरे हाँ ये तो बड़ी छोटी चीज है, लेकिन न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं। एन बराबर 1 माइनस एस इंटू एन एस। जैसे फॉरवर्ड स्लिप दे देता है तो बैकवर्ड स्लिप पूछ लेता है। फिर देखिए ये रिलेटिव स्पीड है दोस्त, रिलेटिव स्पीड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्टेटर बॉडी 0 पर, स्टेटर फ्लक्स एनएस पर, रोटर फ्लक्स एनएस और रोटर बॉडी टॉर्क के उत्पन्न होने की शर्त। ये फॉर्मूला देखो दोस्त, याद रखना फॉर्मूले पर इस एग्जाम में ये नहीं कि तुम्हें न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला, या ये कि टॉर्क का और वोल्टेज का रिलेशन क्या है, ये डायरेक्टली। इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट बहुत ज्यादा होता है, और क्यों होता है? क्योंकि हाई मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। ठीक है जी, मैकेनिकल लोड के इक्विवेलेंट बेटा ये होता है 1 माइनस एस अपॉन एस इंटू R2।
देखो जिस बोर्ड पर जितनी चीजें हैं ये बड़ी जरूरी है, उनको पढ़िए, जो जल्दी से पढ़िए इन्हें। करेक्टरिस्टिक्स, फिर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, एंड 1 माइनस एस टी मैक्स एन एस टी मैक्स R2/S2, सब ऑब्जेक्टिव है बेटा। फिर देखो कि रोटर रेजिस्टेंस को यदि हम बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं होता है। जब बेटा स्टार्टिंग टॉर्क बराबर मैक्सिमम हमें शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम मिल जाए तो उस समय रेजिस्टेंस को क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इससे संबंधित ये मानो कि एग्जाम में रोटर कॉपर लॉस ये फॉर्मूला है और इस पर न्यूमेरिकल है। फिर एक न्यूमेरिकल रोटर एफिशिएंसी पर पॉसिबल है। रोटर एफिशिएंसी 1 माइनस एस इंटू 100 या फिर N/NS। जब भी सवाल आएगा एग्जाम में तो हड़बड़ाहट नहीं दिखाने, शांति से ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिएगा, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा। और कल हम लोगों ने शाम को 4-4:15 बजे एक और सेशन रखा है कि एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट भी करना है और क्या क्या गलती एग्जाम में नहीं करनी है। तो भी सभी के लिए कंपलसरी है, क्यों आज नहीं तो कल सभी को एग्जाम देना ही है दोस्त। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टार्टर, स्टार डेल्टा, डायरेक्ट ऑनलाइन, तीनों स्टार्टर देखिए और इन पर न्यूमेरिकल बनता है। जैसे आपको टॉर्क डायरेक्ट ऑनलाइन में देगा बेटा, करंट देगा, आपको स्टार डेल्टा में पूछेगा। आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर में डायरेक्टली दे देता है कि टैपिंग पॉइंट आपने इतना लिया है, तो टैपिंग पॉइंट इतना लिया है मींस एक्स का वैल्यू दे दिया है। आपको करंट देगा, कई बार आपको ये रेशियो पूछ लेता है। फिर इसके बाद ये डीप बार और डबल डीप बार, बेटा ये हमारे स्क्वायरल केस में हम दो कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के। फिर यहाँ देखिए स्पीड कंट्रोल के अलग अलग मेथड्स है आपके सामने, जरा ध्यान से इन चीजों को देखिएगा बेटा। स्पीड कंट्रोल के अलग अलग मेथड है। सवाल की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स पहचानना, साथ में दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि ये मेथड बिलो बेस सिंक्रोनस है या फिर अबव सिंक्रोनस है। सबको देखो इन्हें। हो गया। फिर देखो ये बड़ा जरूरी है, अगर वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो तो स्पीड कंट्रोल मिलती है बिलो सिंक्रोनस गति, और यहां पर टॉर्क हमारा रहता है कांस्टेंट। कल भी की पॉइंट में इंपॉर्टेंट में लिखा है, जब यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी तो वेरिएबल टॉर्क देखने को मिलता है, और ये सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर गति नियंत्रण करता है। हमने लिख दिया अबव सिंक्रोनस स्पीड। पोल चेंजिंग में स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल, और ये स्पीड कंट्रोल करेगा सिंक्रोनस से कम। कैस्केड कनेक्शन में 4 अलग अलग स्पीड के लेवल है। नो लोड टेस्टिंग हमारी आयरन मैकेनिकल ब्लॉक्ड रोटर में स्लिप हो सकता है S बराबर 1। फिर ये डीसी जनरेटर हमने पढ़ा बेटा, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग आपके सामने है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत खास है और बच्चे बहुत बार गलतियां कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर रहे हो आप लोग। क्लास नहीं देख के आया पूरी? बस तो पॉलिश लग गई अभी पढ़ाया जो तुम्हें। Eg बराबर NP/Z/60A, बार बार बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला भी आ जाता है। Eg समानुपाती होता है N phi के। इक्विवेलेंट सर्किट
पेपर आसान बनता है तो v बराबर इजी माइनस आई आर ए पर भी न्यूमेरिकल बनता है। ये अलग अलग टाइप्स हम लोग देखते हैं, अगर जरूरी है इंपॉर्टेंट है, या तो फिर बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आ जाए शंट या सरेज, कभी भी लॉन्ग शंट का कोई चांस नहीं है न्यूमेरिकल का। अगर न्यूमेरिकल फिर आएगा तो फिर शॉर्ट शंट से आएगा। तो जनरेटर में ISH बराबर V प्लस लिखा जाता है, V प्लस IRSE लिखा जाता है, मोटर में V माइनस हो जाता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है हमने। ओवर कंपाउंड डीसी ट्रांसमिशन में बूस्टर का काम करेगा, सीरीज हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर का काम करता है। फ्लैट कंपाउंड का मतलब ही बेटा लेवल कंपाउंड है जिसमें नो लोड से फुल लोड वोल्टेज लगभग कांस्टेंट बनी रहती है। अंडर कंपाउंड लोड के बढ़ने से वोल्टेज गिर जाती है। ये जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। डिफरेंशियल को हम यूज करते हैं डीसी आर्क वेल्डिंग में। क्रिटिकल फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस से सदैव रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ये संबंध रखता है फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से। कहां देखेंगे बेटा? शंट में। क्रिटिकल स्पीड से हमेशा ऑपरेटिंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये बिजली उत्पन्न करेगा। ये आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा है दोस्त, आपके सामने एक बार पूरे को फिर से पढ़िए। अपने दिमाग को मजबूर कर दो अपनी मेहनत से कि चीजें याद रहें। बार बार सवाल है कि लीडिंग पोल टिप पर किस तरह का प्रभाव है। लैगिंग पर जनरेटर में उसका उल्टा हो जाता है ना। जनरेटर के चलने की दिशा में एमएनए शिफ्ट हो जाता है और मोटर के चलने की विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है। क्रॉस मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रश एमएनए पर रखते हैं तो स्पार्कलेस कम्यूटेशन मिल जाता है। रिएक्टेंस वोल्टेज जो होती है 2L/TC होती है। अब कम्यूटेशन को बढ़ाने की अलग अलग विधियां, जिनमें से बहुत फेमस है इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है जी। फिर हम लोगों ने एफिशिएंसी देखी, हमने पूरा लॉसेस बनाया। देखो जरूरी क्या है, ये पेपर में आ चुका तो स्ट्रे लॉस बराबर में मैकेनिकल प्लस आयरन। तो हमने जो लॉस नहीं बदलते उन्हें हमने कांस्टेंट में इकट्ठा कर लिया, और जो वेरिएबल है लोड के साथ उन्हें हमने वेरिएबल में डाल दिया। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए शर्त है कि ये दोनों बराबर हो। इसके बाद में स्विनबर्न टेस्ट को नो लोड पर नहीं कराया जाता। इसके बाद में हॉपकिंसन टेस्ट में दो आइडेंटिकली यानी समान मशीन की आवश्यकता होती है। फिर हमने डीसी मोटर में देखा तो दोस्त वही NP5 Z/60 है। मिला हमें बैक EMF, यहां से गति निकाल सकते हैं EB/5। तो दो अलग अलग स्टेट में कंडीशन में N1/N2 EB1/EB2 इंटू ∅2/∅1। ये सब विशेषताओं पर नजर डालिए, पढ़िए इनको एक बार। दोनों के लिए, लेकिन हॉपकिंसन के लिए और कम होती है। ठीक है जी, पढ़ लिया। फिर यहाँ चलिए इन विशेषताओं को देखिए बेटा। और देखो जब हमने शॉर्ट शंट पढ़ा तो V-IRSE। सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाएंगे, ये बहुत हाई गति से चलेगा। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़िया है। ठीक है जी, ये की पॉइंट होता है दोस्त। फिर हम लोगों ने ये चार बनाई जी टॉर्क और स्पीड से। तो आपको कई बार ये पूछ लेता है कि किस क्वाड्रेंट में मोटर किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो फर्स्ट में फॉरवर्ड मोटरिंग, सेकंड में फॉरवर्ड ब्रेकिंग, थर्ड में रिवर्स मोटरिंग और फोर्थ में रिवर्स ब्रेकिंग। ये स्पीड कंट्रोल के दोस्त अलग अलग विधियां हैं। आर्मेचर कंट्रोल विधि की अगर बात करते हैं तो बेस गति से कम पर, और बेटा अगर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड की बात करते हैं तो बेस गति से ज्यादा पर।
ये बेटा विशेषता ये जो बनाई हमने ये बहुत जरूरी है। वालियनॉड ड्राइव बहुत फेमस हुई है, जिसमें हमें वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल मिल जाता है। तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट टॉर्क है और वेरिएबल टॉर्क कांस्टेंट पावर है। ब्रेकिंग रिजनरेटिव को बेस्ट ब्रेकिंग कहा है बेटा। प्लगिंग में हाईएस्ट ब्रेकिंग टॉर्क है दोस्त, हमें वोल्टेज मिल जाती है V प्लस EB। डायनामिक ब्रेकिंग बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट इसमें रहता है। सिंक्रोनस जनरेटर बेटा ये Kc बराबर cos अल्फा बाई 2 और Kd बराबर साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2, वो एज इट इज वही है। हमने दो प्रकार के रोटर की कंस्ट्रक्शन देखी, साइलेंट पोल और सिलेंड्रिकल। बेटा आर्मेचर रिएक्शन के पहले 3 पॉइंट से पेपर में आने का 100% चांस है। आर्मेचर रिएक्शन से ये तो फाई बराबर 90, लैगिंग लीडिंग, इक्विवेलेंट सर्किट देखिए। अगर ये कहा जाए कि निम्न में से किस मशीन में रोटर एंगल पॉजिटिव है, तो वो मशीन सिंक्रोनस जनरेटर है, और अगर ये नेगेटिव बनता है तो वो मोटर है। इनमें से आगे कौन सा है? फील्ड फ्लक्स आगे है। अगर फील्ड फ्लक्स आगे है तो समझ जाइए कि सिंक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है। देखिए हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, यदि RA का मान कुछ है तो डेल बराबर 180 माइनस थीटा एस, और RA अगर 0 है तो तब ये कंडीशन देखिएगा। ये तो आपके एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत खास है। देखो Q आउटपुट V अपॉन XX EF cos डेल माइनस V। अभी मोटर पढ़ेंगे दोस्त हम, सिर्फ V स्क्वायर माइनस XX इसको माइनस में भेजेंगे, ये पॉजिटिव कर देंगे। V कर्व बनाया, लैगिंग और लीडिंग, तो एक्साइटेशन का बढ़ना लैगिंग है, मिनिमम कहाँ करंट है? यूनिटी पर। इस तरफ को चलेंगे तो लैगिंग में, यहां कम करेंगे तो लीडिंग में बढ़ जाएगा। बेटा किसके बीच खींचा जाता है? इन पर 3 बार बोल चुका हूं कि इंपॉर्टेंट है। IA और IF, इन्वर्टेड V कर्व IF और पावर फैक्टर के बीच में। ये 2 पॉइंट भी बहुत खास है। देखिए एक्साइटेशन को वेरी करवाकर वोल्टेज और पावर फैक्टर यानी रिएक्टिव पावर बदली जा सकती है। अगर टरबाइन इनपुट या गवर्नर सेटिंग में चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी और एक्टिव पावर बदली जा सकती है। देखो जो सैचुरेशन रीजन में, अनसैचुरेशन रीजन में इंपीडेंस हमेशा रहेगा कांस्टेंट, अनसैचुरेशन रीजन में इंपीडेंस का मान गिरता चला जाता है। ठीक है जी। तो मोटर को कहां, जनरेटर को कहां चलाएंगे हम लोग? अनसैचुरेशन रीजन में। SCR फील्ड करंट ओपन सर्किट वोल्टेज, रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए फील्ड करंट अपॉन रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट के लिए फील्ड करंट। ये कुछ विशेषताएं बनवाई आपको। यहां से न्यूमेरिकल पैरेलल ऑपरेशन की कुछ शर्तें हैं। साइलेंट पोल की इक्वेशन ये बड़ी खास है। ये डायल बराबर 90 पर है, ये डायल बराबर 45 पर है। XD डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस, XQ क्वाड्रेचर। अगर हम यहां देखें तो साइलेंट पोल में जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो डेल लेस देन 90 पर मिलती है। तो 2 प्रकार के टॉर्क देखते हैं हम लोग, एक होता है एक्साइटेशन टॉर्क और एक होता है रिलक्टेंस टॉर्क। भाई XD XQ को स्लिप टेस्ट से निकालते हैं, ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि XD XQ को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, ये पोटेंशियल रिएक्टेंस की कहानी हो गई जी। और नेक्स्ट हम चलेंगे अब है जी सिंक्रोनस मोटर। बच्चों को, बच्चे थकान मान गए ऑनलाइन में भी, और आप लोग भी थकान मान गए बच्चे। थकान लग रही है ना? संडे हाफ डे के बाद में तुम्हें थोड़ा सा आराम देंगे, संडे हाफ डे के बाद।
अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। यह है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है जी, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है भाई। देखो बेटा, हमने ये बनाया था, ये है फाई एफ और ये है फाई ए। इन दोनों के बीच जो एंगल है ये डे, आगे क्या चलेगा, आर्मेज। ठीक है जी। अब देखो यहां से जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, आपको ये था ना कि कल कुछ जब मैं छुट्टी की तो बच्चे ये बोल रहे थे कि मोटर पे पढ़ा दो। देखो मोटर कितनी देर का है जी, ई एफ यहां बनाना है बेटा, ये नेगेटिव। सेम तरीका है आर ए, सेम तरीका है बेटा एक्स एक्स को और डिनोट करने का। वोल्टेज है वी और ये हो जाता है आइए, सिर्फ आपने करंट की डायरेक्शन बदला, ये पॉजिटिव है इसको कर दिया आपने नेगेटिव। तो यहां पर याद रखिए आगे क्या है बेटा, आर्मेचर फ्लक्स, पीछे क्या है, फील्ड फ्लक्स। दोस्त ये बताइए जी, ये तो इनपुट साइड है और ये अब आउटपुट साइड। देखो अगर आर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैक्सिमम के लिए जो शर्त है 180 माइनस थीटा एस, ये तो यहां है टर्मिनल पर, और यहां जहां एक्साइटेशन है यहां शर्त है डेल बराबर थीटा। बेटा ये तब है जब आर कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। अब देखिए जी, यदि आर का वैल्यू 0 हो जाए, जो कि हम एज्यूम करके लिखते ही हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो चांस है, या ये कहें कि अगर एग्जाम में आएगा तो बेटा ये तभी है जब आर बराबर 0 है, तभी आप इसका इस्तेमाल करोगे और न्यूमेरिकल होगा भी इससे। तो P इनपुट बराबर P डेवलप, इनपुट ये है, डेवलप ये है। अच्छा देखो जी, आप जनरेटर पढ़कर आए हो, फॉर्मूला क्या था, अरे कुछ बदल गया क्या, यही सेम फॉर्मूला यहाँ भी है, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं है, वही डेल बराबर 90 है दोस्त, और डेल बराबर 90 पर वही P इनपुट P डेवलप, ये मैक्सिमम V ये रहता है। ठीक है जी। अब देखिए जी आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन देखिए कितना मुश्किल है यहाँ। सबसे पहले है फाई बराबर 0, मीनिंग क्या है दोस्त, यूनिटी पावर फैक्टर। क्या आएगा जी, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। फाई इज इक्वल टू 90, 0 पहले लिख लो लैगिंग वाला, 0 पावर फैक्टर लैगिंग पर। तो यहां लैगिंग पर क्या है दोस्त, अंडर एक्साइटेड तो है, लेकिन यहां पर लैगिंग पर आपको मिलेगा मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और जी
अंडर एक्साइटेड। नेक्स्ट है फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ले लेते हैं हम लोग जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। यहां आता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और ओवर एक्साइटेड। बाकी वो सेम कहानी है दोस्त। जब भी हम लोग फाइव लेस देन 90 लिखेंगे, अगर लैगिंग है तो आप सीधे लिख ले पार्शियली या मैग्नेटाइजिंग प्लस क्रॉस मैग्नेटाइज। इसी प्रकार से यदि हम लीडिंग लिखते हैं तो डीमैग्नेटाइज्ड और क्रॉस मैग्नेटाइज्ड। ये है आर्मेचर रिएक्शन की कहानी। देखो कितना मुश्किल। ठीक है जी। यहां पर जो आप रिएक्टिव पावर लिखते हो, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई एक्स एक्स माइनस वी ई एफ बाई कॉस डेल्टा। जनरेटर में ये पहले था। अब आ जाइए वी का। आई एफ आई ए के बीच में खींचेंगे, ये राजी वी का न्यूनतम कहाँ है, बस। इसमें बढ़ने का मतलब होगा लीडिंग, और बेटा इस तरफ चलने का मतलब लैगिंग। बताइए। ठीक है। और यदि हम इन्वर्टेड कर्व पर चले तो ये है लीडिंग और ये है जी लैगिंग। डैम्पर वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। देखो जनरेटर में यहां पर जो डैम्पर वाइंडिंग है, डैम्पर वाइंडिंग की मदद से ये मोटर स्टार्ट भी हो जाएगा और साथ में हंटिंग को कम कर देता है। हंटिंग को कम कर देता है। हाँ, फ्लाइंग मतलब भारी तो बनाना है हमें। शाफ्ट पे कोई भारी चीज लगा दो तो वेरिएशन होने से फ्लक्चुएशन नहीं होगा, हल्की चीज में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाता है। देखो जी, फिर एक इंपॉर्टेंट बस और है, सिंक्रोनस मोटर जब नो लोड पर चलता है, लोड पर चलता है और ओवर एक्साइटेड हो, ओवर एक्साइटेड हो तो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है और इसी को सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ये लीजिए जी आपका सिंक्रोनस मोटर समाप्त है। क्या? जब पावर फैक्टर करेक्शन करोगे तो संट में, और जब आप स्टेबिलिटी के नजरिए से इस्तेमाल करते हो तो सीरीज में, लेकिन पैरेलल में मैक्सिमम टाइम करेंगे पावर फैक्टर के लिए। पढ़ो जल्दी से इसे शुरू से लास्ट तक फटाफट से बेटा, बस हो गया। सिंगल फेज पर आते हैं।
और आलम कैसा है तू भाई? बढ़िया है दोस्त? मस्त है? बढ़िया, वेरी गुड। और जी गोपाल जी, ठीक ठाक हो? रात भी यही थे? विश्राम किया था कि पढ़ाई की थी? तो सो गए थे रूम पे जाके? हम्म। अंडर एक्साइटेड? अंडर एक्साइटेड में तो लैगिंग है ना, देखो लैगिंग में अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड में लीडिंग है, मोटर है ना। ठीक है भाई। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लिखिए। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। बस थोड़ी देर बैठो, फिर हमारे जो मशीन पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा, फिर आप ऑब्जेक्टिव का आनंद लेना भाई। फिर हम सुबह ही फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बड़ी हसीन है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए ना। ये गुनगुना रहे। प्रातः काल हमारी क्लास 7 बजे। बोलो। लिखो लिखो जल्दी से। मुझे याद दिला देना इंडक्शन मोटर जब हो जाएगा, मुझे याद दिला देना स्टार्टर का। ठीक है जी, तो 5 मिनट में स्टार्टर भी करा देंगे। बीच में बताएं अभी? इसी में लिखा देंगे नहीं? लिखा दूं अभी, चलो। डीसी मोटर स्टार्टर। 2.3। पॉइंट स्टार्टर संट और कंपाउंड। वैसे इसलिए नहीं बताया था ये तुम्हें, क्योंकि एक दिन पहले ही जस्ट, ए छोटो, क्योंकि एक दिन पहले ही जस्ट मैंने सोचा डायग्राम में टाइम लगेगा। मैं एक दिन पहले ही परसों ये विक्रांत बैच में डायग्राम बना के पढ़ा के आया था, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ क्या बताएं, चलो छोड़ो। लेकिन तूने यार दिल पे ले ली और दिल पे हमें दे दी, तो हम बिल्कुल बताएंगे। भाई देखो हमने क्या कहा, जो जब भी हम लाइव देखें हमें पकड़ लो कि भाई हमें क्लास देखनी है, तो कुछ ना कुछ सिखा के भेजेंगे। तो हम क्या करें? ये तो बर्थडे था, तो बढ़िया बात है ना, जन्मदिन की शुभकामनाएं, और क्या।
फुल फॉर्म है क्या हो गया ताऊ की चौपाल में बहुत देर आया बहुत देर बाद आया तो बर्थडे मना लेते जन्मदिन की शुभकामनाएं और बताओ बस हो गया ना अबे ऐसा थॉट प्रोसेस यार दोस्त लेकिन हमारी पार्टी कहाँ है तुम अकेले अकेले सेलिब्रेट करोगे चलिए जी 3 पॉइंट स्टार्टर है 4 पॉइंट स्टार्टर है बेटा करना ये है अगर हम लोग देखें n बराबर 0 यानी कि जब गति नहीं है तो ईबी का मान हो गया 0 तो आईए यानी v अपॉन आर ए बहुत हाई तो अब हमें करना क्या है कि देखो हमें आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़ देना है लेकिन अगर हम इसे लगातार जोड़कर रखेंगे तो बेटा लॉसेस होते रहेंगे आर्मेचर में तो उद्देश्य यह है कि शुरुआत में आर्मेचर में प्रतिरोध ज्यादा हो और बाद में जब ये नॉर्मल शर्त या कंडीशन में चल जाए उस समय रेजिस्टेंस को हटा दें ये हमारा पर्पस था उद्देश्य था देखो सवाल बढ़िया है 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है जी अब 2 पॉइंट भी बना सकते हैं हम लोग सीरीज में आरए और आरएसई को सीरीज में लगाते हैं तो ये वाला सिस्टम हट जाएगा तो इसमें सिर्फ हमें 2 ही रास्ते दिखेंगे बनते हुए 3 पॉइंट स्टार्टर हमने इसलिए कहा लाइन यानी सप्लाई एक शंट का और एक हमारा आर्मेचर इसे 4 पॉइंट स्टार्टर इसलिए कहा लाइन एक हमारा इंडिपेंडेंट बनाया ये रास्ता एक शंट वाला और एक आर्मेचर का देखो जी हमने क्या कहा पहले से नॉर्मल समझिएगा शुरुआत की स्थिति में ये लिखना नहीं है सिर्फ समझना है आपको शुरुआत में हैंडल को पोजीशन 1 पर रखते हैं 1 पर तो जब 1 पर रखेंगे तो इसमें देखो R1 R2 R3 R4 आर्मेचर के साथ में ये इतना अतिरिक्त प्रतिरोध जुड़ गया जी अब हमने ये करना है ये दिमाग में रखो जब ये नॉर्मल स्थिति में चला जाएगा तो नॉर्मल स्थिति में हमें एक एक करके काटना है तो हम इनको हटाते हुए चले जाएंगे भाई फिर जब इनको हटाते हुए जाएंगे तो हमने ये देखा है कि OLC ये ओवरलोड से सुरक्षा कैसे देगा हमने कहा देखो भाई अगर लोड बढ़ेगा करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटाइज ज्यादा होगा ये जो OLC है वो एनर्जाइज हो जाएगी कॉइल एनर्जाइज होते ही इस प्लंगर को ये अपनी तरफ खींचेगा ये कांटेक्ट हो जाते हैं बेटा बंद जैसे ये कांटेक्ट बंद होंगे तो जो NVC है NVC ने इस हैंडल को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है एक फोर्स से अब NVC जैसे ही डी एनर्जाइज होगा शॉर्ट होते ही जो भी एनर्जी वो सब डी एनर्जाइज हैंडल को छोड़ के यहां आ जाएगा ये है स्टॉप पोजीशन और ये थी अभी रन पोजीशन अब देखो अगर हम ये कहें कि 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक क्या है
क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर भी शंट और कंपाउंड के लिए है और दोस्त 4 पॉइंट भी शंट और कंपाउंड के लिए है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें यह पता है कि n को बढ़ाने के लिए फाई को कम करना है जी। अगर हम फाई को कम करें तो फाई कैसे कम हो सकता है? ISH को कम कर दें। अगर ISH कम होगा तो NVC में करंट कम होगा। NVC में करंट कम का मतलब डी एनर्जाइज जो होगी और ये हैंडल को छोड़ देगी। 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ में दिक्कत ये है कि मोटर अधिक गति पर नहीं चलता क्योंकि जो 9 वोल्ट कॉइल है वो हैंडल को छोड़ देगी। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने इसी का मॉडिफाइड वर्जन बनाया बेटा 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो 4 पॉइंट स्टार्टर का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो आपने एनवीसी में इसे शंट फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ा है इसे आप स्वतंत्र करिए जी। तो हमने शंट को अलग बना दिया और यहां इस एनवीसी के रास्ते को हमने अलग बना दिया। तो ये अब 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ ज्यादा गति पर भी चल सकता है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ड्रॉबैक क्या है? हाई स्पीड नॉट पॉसिबल। और भाई 4 पॉइंट स्टार्टर में उच्च गति अपना संभव है। जो फोटो वोटो ले रहे ले लो जल्दी से, फिर अपना आगे चलेंगे। तबीयत ठीक है तेरी? अब बहुत ढीला सा हो गया तो खाने पीने का ध्यान रखो। देखो जी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, देखो बेटा जब हम सिर्फ एक वाइंडिंग रखते हैं, मेन वाइंडिंग चल तो सकता है लेकिन हम कहते हैं नॉट सेल्फ स्टार्ट। बेटा एक वाइंडिंग पर जब सिर्फ मेन वाइंडिंग होती है तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग कुछ मॉडिफाई करके हम लोग एक वाइंडिंग लगाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मेन प्लस एक्सिलरी जो कि हम यूज भी कर रहे हैं, तो ये सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो देखो बेटा हम लोग ये लिखते हैं कि स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती है जी। कौन कौन सी? मेन प्लस में एक्सिलरी। और जो एक्सिलरी वाइंडिंग है बेटा ये दोनों आपस में जुड़ी होती है पैरेलल में। ये दोनों जुड़ी होती है आपस में पैरेलल में। अगर रोटर की बात करें तो रोटर बना होता है केज टाइप, वही स्क्वायरल केज जिसमें अंदर केजेस कटे होते हैं, तो ये बनता है ये केज टाइप। अरे तो पढ़ा है यार तुम्हें। अच्छा देखो हम लोग स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि जो नहीं चल रहा है, पल्सेटिंग भी कहते हैं, इसे हम 2 रिवॉल्विंग या 2 रोटेटिंग फील्ड में तोड़ते हैं। तो इसके लिए थ्योरी याद रखना, एक होती है हमारी डबल रिवॉल्विंग। देखो एक हमारी जो क्रॉस फील्ड थ्योरी है ये भी यही है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। थोड़ा सा चेंज है हमारी, एक और थ्योरी है क्रॉस फील्ड थ्योरी। इसमें बेटा 2 फील्ड देखने को मिलते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हम ये कहते हैं कि किसी भी स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को ये इस तरीके से तोड़ता है कि आधा तो हमारा इस तरफ चलेगा phi m/2,
जैसा मान लिया टोटल यहाँ 5m है, तो इसे दो हिस्सों में तोड़ेगा, जो दो हिस्से हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, 5m/2 ये और 5m/2 ये। बेटा इनमें से आप किसी को भी फॉरवर्ड मान सकते हो, एक फॉरवर्ड होगा एक बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड तो ये बैकवर्ड, इसे फॉरवर्ड मानोगे तो ये बैकवर्ड। कुल मिलाकर इसमें विशेषता कुछ ये देखने को मिलती है, ये कहलाता है फॉरवर्ड फील्ड और ये कहलाता है बैकवर्ड फील्ड। बेटा फॉरवर्ड फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क उत्पन्न करेगा, तो जिस प्रकार से हमने ये दिखाए हैं उसी प्रकार से इसमें टॉर्क भी उत्पन्न हो जाएगा। भाई फॉरवर्ड की जिम्मेदारी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क उत्पन्न करने की, और बैकवर्ड की जिम्मेदारी है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा एक होता है हमारा फॉरवर्ड टॉर्क और एक होता है बेटा ये बैकवर्ड टॉर्क। तो जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट मिलता है बेटा ये देखो, इसलिए यहां 0 से जितना ये पॉजिटिव इतना यहां लगभग नेगेटिव है जी। तो बेटा स्टार्टिंग यानी s बराबर 0 पर, सॉरी s बराबर 1, स्टार्टिंग में जो परिणामी या रिजल्टेंट टॉर्क है ये मिल जाता है हमें 0। अब अगर हम पंखे को एक किसी डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दें तो ये फॉरवर्ड, उसमें फॉरवर्ड वही दिशा मानकर वो स्टार्ट हो जाता है। कई बार आप देखते भी होंगे, अरे घास वास काटने चारा काटने की मशीन पे मोटर लगा कर रखते हो सिंगल फेज, तो बेल्ट पर पट्टे पर जिधर से भी हाथ मारा अपना उधर ही अपना घूमने लगा। तो ये होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इसके लिए कोई भी डिफाइन नहीं है। देखो इसे भी फॉरवर्ड, अगर ये फॉरवर्ड तो वो बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड है। तो जिस भी डायरेक्शन में आप बल लगाएंगे फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ये घूमना शुरू कर देता है। इसमें याद ये रखिएगा, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखें, क्या कहना है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अगर आपको सवाल बिल्कुल गहराई में जाकर पूछ रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिर्फ मेन वाइंडिंग लगाई है ये क्या होता है, तो आप कहेंगे सेल्फ स्टार्ट नहीं है। अदरवाइज हम ये कहते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट है, क्योंकि हम जनरली स्टेटर में 2 वाइंडिंग भरने वाले हैं। कौन कौन सी? मेन प्लस एक्सिलरी। एक्सिलरी वाइंडिंग को ही बेटा कई बार हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहेंगे। तो यहां में देखने को मिलता है जी एक फॉरवर्ड स्लिप और एक देखो बैकवर्ड स्लिप, और देखना है यहां से कि किस तरह का न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकता है। यदि एस हमने ये कहा है कि ये फॉरवर्ड स्लिप, तो भाई एस बी हमने लिखा है कि ये बैकवर्ड स्लिप है, और हमने पढ़ा है एस बी बराबर 2 माइनस, यही तो सीखा है दोस्त। देखो बेटा अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटर की दक्षता एफिशिएंसी देखें कि भाई रोटर की फ्रीक्वेंसी बताइए, किसमें कहा जी? फॉरवर्ड में, तो आप कहेंगे एस इंटू एफ। अरे ठीक है, अगर आपको बेटा ये कहें कि भाई बैकवर्ड में बताइए, तो बच्चे यहां गलती करते हैं। ये बताइए बैकवर्ड में स्लिप का मान कितना? यस, तो ये करना है 2 माइनस एस इंटू एफ। एक न्यूमेरिकल तैयार है दोस्त। दूसरा यहां से ये करना है, जो चांसेस है सिर्फ वही करवा रहा हूं। देखो रोटर कॉपर लॉस है, अगर हम कहें पी आर सी एफ, एफ का मतलब, इसका मतलब आप ये समझिए फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। ये बताइए अगर हम पीजी से रिलेशन देखें तो स्लिप कौन सा होगा? एस, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये है।
तो हम कहेंगे जी एस इंटू पी जी एफ। एफ का मतलब दोस्त वही फॉरवर्ड है। तो जब भी हम फॉरवर्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो स्लिप एस है। अगर ये कहा जाए कि भाई पी आर सी बी बताओ ना, तो देखो स्लिप कितनी है 2 माइनस एस, तो यहां लेना है 2 माइनस एस पी जी बी। ये आ गया जी बैकवर्ड। एक ये जरूरी पॉइंट है बेटा, इसको याद रखिए। तो न्यूमेरिकल के लिए अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये चार चीजें हैं। बैकवर्ड स्लिप पूछता है, बहुत फेवरेट एरिया है। इसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटर फ्रीक्वेंसी, इसका इसलिए चांस नहीं क्योंकि इसे सब लोग सही कर देंगे जिसने नॉर्मली से पढ़ाई की होगी। बच्चा फंसता है यहां कि बैकवर्ड में फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 2 माइनस एस इंटू एफ। ये तो ITI JEE छोड़ो, ये तो गेट के एग्जाम में आ चुका यार। 2 माइनस एस इंटू एफ पर न्यूमेरिकल। इसके बाद है, अरे वाह बहुत सही है दोस्त। ये है कौन से भगत जी, बहुत पूजा पाठ पे ध्यान दे रहा। पूजा पाठ पे आदमी दो स्थितियों में ध्यान देता है इस उम्र में। हैं? अरे दूसरी में पहुंच गए। वेरी गुड। हाँ किसका? नहीं नहीं, हमें वैसे दूसरी स्थिति का एक दो बार आभास हुआ भी दक्ष बाबू। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे जवान है, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ हाँ, अरे तो अरे अभी कर लोगे जी। देखो तीन चार चीजें ही बताई है, ज्यादा चीजें बताई भी नहीं तुम्हें। छोटू यहाँ आ जाओ। ये हिमांशु तुझे गुमराह करेगा इसलिए इधर ही देख, उससे मत बात कर। देखो जी थोड़े बहुत कुछ चांसेस यहां से रहता है। टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। तो टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर में थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन से कुछ सवाल है, मतलब कैपेसिटर की रेंज क्या है, छोटे मोटी चीजें हैं। अभी देखना, अभी 2 दिन पहले नहीं, कल ही, कल सुबह या शाम, कल सर मशीन के कुछ ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे, तो उसमें भी इंडक्शन मोटर से सवाल थे। हाँ जी, बहुत सारे। देख कैसे कर रहा है कि, देखो जी एक होता है स्प्लिट फेज। स्प्लिट फेज में कोई कैपेसिटर यूज नहीं होता। इसमें दो बेटा वाइंडिंग है, एक है मेन वाइंडिंग, स्विच लगा दिया, और एक बना दीजिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग RAJX से। मेन करंट है, ये ऑक्सिलरी, और यहां है रोटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई। एक तो ये दिमाग में रखना कि जो मेन वाइंडिंग है, मोटा तार, अब देखना, हाई लीकेज लो रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब आ जाओ ऑक्सिलरी। अरे होता तो है लेकिन भरते तो नहीं। इसमें होता है थिक और इसमें होता है थिन।
अरे रेजिस्टेंस हाई रखना है ना, पतला तार रखोगे तभी हाई रेजिस्टेंस प्राप्त होगा दोस्त। कैपेसिटर यूज हुआ क्या? देखो जी, इसमें बेटा ये ध्यान देना है कि जैसे ही अगर हम लोग सिर्फ मेन वाइंडिंग देखें तो मेन वाइंडिंग पर तो विशेषता ये आती है जी। अगर हम एक्सिलरी लगा दें तो अपना ये चलेगा, और जी 70 to 80% पर स्विच को ओपन कर लेते हैं। हम लगातार नहीं जोड़ के रखेंगे, इसे लॉसेस हो जाएंगे। वो जो नॉर्मली सवाल पूछता है ना कि दो जो वाइंडिंग है उनमें एंगल कितना होता है, ठीक है, कितना लिखे बताओ। अरे ये लड़का कुछ कहना चाह रहा है, बता रहे हैं दोस्त। अरे नालायक, सही तो बोला, बोल ही नहीं रहा, सही बोला और उसने हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बैच कोई भी हो दोस्त, पढ़ना तो है ही है। वोल्टेज यहाँ है, आई एम ये बनाएंगे बेटा, और ये आता है आई ए। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है 30 से 40 हो जाता है। तो ये सवाल पूछता है, वो जो 90 कहता है ना, वो जनरली हमारा कैपेसिटर वाला है जिसमें 90 लिखता भी है। तो अभी अभी हमने इनका एप्लीकेशन भी लिया, तो ये हो गया जी स्प्लिट की कहानी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, आर ए बाई एक्स ए का जो रेशियो है, आर एम बाई आर ए बाई एक्स ई ग्रेटर देन आर एम बाई एक्स एम। याद रहेगा भाई। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक कैपेसिटर होता है जो शॉर्ट ड्यूटी यानी बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो तो इलेक्ट्रोलाइट है जी। इलेक्ट्रोलाइट वाले की वैल्यू बहुत हाई होती है, 250-300 माइक्रोफैरड। और एक होता है जो कंटिन्यूअस चलता है, पेपर टाइप, तो उसकी वैल्यू कम होती है, 2.5-3 माइक्रोफैरड के आसपास। बस बस यही चीजें बस लिखनी है। अरे टैलेंट के तो तुम खजाने हो, भरपूर हो। तो एक है जी कैपेसिटर हाँ हाँ पेपर दो, उसके बाद हम कहीं भेजेंगे तुम्हें। अरे फिर वही, हाँ क्या? अरे नहीं नहीं, इसके बाद रिजल्ट तक इन्हें कुछ और काम करना है। जब रिजल्ट आएगा इन्हें कहीं भेजेंगे दोनों को हम ना, 10-15 दिन के टूर पे, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों बच्चे। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, यह कम समय समय के लिए यूज करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा होती है। चलो 250 याद रखो। इसे पोलैरिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। जब हमने पोलैरिटी की चर्चा कर दी तो ठीक है। तो हमारा काम ये नहीं लगातार लगा के रखेंगे, बस स्टार्ट हुआ हटा देंगे। आर एम जे एक्स एम
ठीक है भाई, वही कहानी है, स्टार्ट होगा और एक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देंगे। तो यहां जो आई और आई एम है, जैसे ये वी बनेगा, अब आई एम में कैपेसिटर नहीं है तो आई एम नीचे बनेगा, इसमें कैपेसिटर होता है तो थोड़ा ऊपर बनता है। आइए, तो लगभग जो ये एंगल आता है 90 के आसपास आ जाता है। ठीक है जी, इसमें ये याद रखिए उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें जो टॉर्क है वो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है। जब ये स्टार्ट करते हैं तो वही सेम कहानी है कि 70-80% गति जब पिकअप कर लेता है तो हम स्विच को ओपन कर देते हैं। ठीक है भाई, यहां जो स्विच है ये भी लिख लो यार, सेंट्रीफ्यूगल टाइप है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर में स्विच होता है वो मैग्नेटिक स्विच होता है ना। ठीक है भाई दोस्त, नाराज सा लग रहा है मुझे। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट होता है, ये हम लोगों ने ऐसा बनाया जिसमें कैपेसिटर को हम लोग हटा देंगे। हम लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं, देखो ना कैपेसिटर परमानेंट है, तो एक हमारा होता है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है। अरे सिर्फ विशेषता बना रहा हूं यार, इसमें हम स्विच नहीं लगाते दोस्त, हमें स्विच लगाने की क्या जरूरत है, कैपेसिटर को परमानेंट रखना है। चलो अगर बनाओ भी तो एक्सिलरी, ये होता है पेपर टाइप। पेपर टाइप ऑयल फिल्ड पेपर टाइप नॉर्मली, इसकी जो रेंज मिलेगी, अरे इतने मिल जाए बहुत यार, कम होती है इसकी वैल्यू भी पेपर में आ जाती है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का एक बढ़िया सा सवाल हो जाता है। इसमें जो विशेषता में मिलती है हमें ये मिलती है, स्विच को ओपन नहीं करना। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो पावर फैक्टर अच्छा हो जाता है, क्योंकि लगातार
ये जुड़ा हुआ है, तो पावर फैक्टर इसमें अच्छा हो जाता है, सस्ता पड़ेगा क्योंकि स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, पावर फैक्टर सही है। नेक्स्ट जो है जी, टू वैल्यू कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ये महंगा है। हाँ तो इसकी जरूरत भी क्या पड़ी, पढ़ी तो रहे नहीं, जरूरत हमें क्या पड़ी, हमारा तो काम इससे थर्ड वाले से अच्छा खासा हो जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क और पावर फैक्टर दोनों अच्छे हो जाते हैं इसमें। अरे कुल मिलाकर दो कैपेसिटर यूज करने हैं, ये होता है रनिंग कैपेसिटर और ये होता है जी स्टार्टिंग कैपेसिटर। दोस्त रनिंग कैपेसिटर लंबे समय तक कनेक्ट होता है, तो हमेशा जो लंबे समय के लिए कनेक्ट होगा वो पेपर टाइप है, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप है। बना लिए जी? अरे हो गए रिवाइज तुम्हारे। छोड़ना रोटर क्या, किसे चाहिए थे रोटर बना दो। कैपेसिटर की होती है, लिखाई तो है पेपर टाइप 2.5। अरे तो यार वही तो है, रनिंग वाला है पेपर टाइप, ये वाला है इलेक्ट्रोलाइट। हाई मिल जाएगी ये ना, 250 माइक्रोफैराड। बहुत खींच लिए फोटो। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज वही हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, अभी हमने सेडेड पोल नहीं पढ़ा, तो अभी पढ़ा देंगे सेडेड पोल पे। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा, कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, जो टू वैल्यू कैपेसिटर, और एक हमारा परमानेंट कैपेसिटर है, एक हमारा है सेडेड पोल। चलो ये है कि बेचारे को बाद में क्यों देखना, यही निपटाओ। सेडेड पोल इंडक्शन मोटर, देखो ये हमारा बातें नहीं, देखो ना यही बातें नहीं, मैं आपको बीच बीच में वैसे भी एंटरटेन करता तो हूं, फिर भी तुम जबरदस्ती बातें नहीं। क्यों भाई अरविंद जी? वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं कि देखो बीच बीच में बातें करते हैं बच्चे। भाई जब हम समय दे रहे हैं तो फिर सुनो, और जब हाँ नहीं समझ लेंगे, और जब ये कि तुम्हें थकान लगे तुम बता दो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, लेकिन समय को पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करो। वैसे भी ऐसी झेल नहीं है यार, क्लास क्लास में तो बढ़िया माहौल रहता है, ऐसा इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, और ना ये है कि मैं ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, बहुत आराम से रिवाइज भी कराने की प्रयास है और कोशिश है। कल अपना पावर सिस्टम को समय देंगे, थोड़ा मेजरमेंट को समय देंगे, और क्या कुछ आप लोग भी पढ़ ही रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। हाँ ये बनाया जी आपने सेडेड पोल,
रोटर कंस्ट्रक्शन दोस्त वही है, रोटर कंस्ट्रक्शन यही है। जैसे ये स्टेटर की जो कंस्ट्रक्शन हमने बनाई है शेडेड पोल वाली, यही सेम हम लोग हाइस्ट्रेसिस मोटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोटर कंस्ट्रक्शन हमारी केस टाइप है। देखो ये हम लोगों ने जो बनाई है ये है जी मेन वाइंडिंग, और जो ये बनाया है दोस्त ये कहलाता है शेडेड पोल। ठीक है भाई, याद रखिए ये सेल्फ स्टार्ट तो होता है, ये जो ये मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट है, लेकिन इसमें लो एफिशिएंसी, लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो पावर फैक्टर, लो कॉस्ट, ये भी है, स्पीड रिवर्सल नॉट पॉसिबल। यानी कि इसमें चलने की दिशा नहीं बदली जा सकती दोस्त, ये सदैव जो चलेगा ये ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली, ये सदैव चलता है अनसेडेड से सेडेड की तरफ। ठीक है भाई, अरे जो ये वाला पोर्शन है इधर से हमेशा जिधर ये सेडेड बना है ये एक डायरेक्शन के लिए स्पेशली एक ही डिजाइन किया जाएगा। अब हमें जैसे दूसरे डायरेक्शन के लिए चाहिए तो ऐसा मोटर लेंगे हम लोग जिसमें इस तरफ सेडेड कटा हो, स्लोट्स कटा हो, ये तो तब ये इस तरफ से इस तरफ को चलेगा। तो हमेशा देखिए ये यहाँ से इस तरफ को हो गया ये, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, क्लॉकवाइज। हम हमेशा लिखते हैं कि अनसेडेड से, हाँ जी, अनसेडेड से सेडेड की तरफ चलता है। अनसेडेड से सेडेड की ओर चलता है जी। देखो जी ये हमने कुछ और लिखे हैं, ये हमारे हैं स्पेशल पर्पस वाले, टेंशन ना लो तभी तो लिखे भी है, पढ़ाते हुए चलेंगे ना इनको, पढ़ाते हुए चलेंगे, डर क्यों रहे हो भाई, अभी तो 8 ही बजे हैं, सर की क्लास भी है ना।
चलो भाई, देखिए जी, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल मोटर और जी रिपल्शन मोटर। चलो पहले तुम्हें ये रिपल्शन बनवा दे। देखो रिपल्शन मोटर की प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है। प्रॉपर्टी ये है कि स्टार्टिंग टॉर्क बड़ा अच्छा मिल जाता है। अब इसमें देखिए सवाल ये आता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी बेटा ये होती है कि जब हमने बाइंडिंग की एन और एस बना, तो कहा यह गया है कि यदि हम किसी कॉइल को शॉर्ट करके मैग्नेटिज्म में या किसी चुंबक में रख दें, तो उस कॉइल में वही पोल बनेगा जो इसके जस्ट ऊपर वाले इसमें है। यानी कि जो रोटर है बेटा, इसमें जो रोटर है वो होता है कम्यूटेटर टाइप, ब्रश अरेंजमेंट रहता है। तो इसमें हम लोग ये करके रखते हैं कि जो ब्रश इसे रखते बेटा हम शॉर्ट कर है जी, तो ये शॉर्ट कर दिया बेटा। तो रिपल्शन मोटर में स्टेटर नॉर्मली अपना एक साइलेंट टाइप अपना कंस्ट्रक्शन बना दी, वाइंडिंग कर दी बेटा, सप्लाई दिया तो एन और एस बन गया। रिपल्शन मोटर में जो रोटर है ये बनता है कम्यूटेटर टाइप। तो अब हमने बेसिक ये कहा है कि अगर ये एन है तो बेटा इसमें भी ये एन बन जाएगा, और ये एस है तो इसमें ये एस बन जाएगा। देखो हमेशा इसमें सवाल क्या पूछता, अगर ये कहलाता है इसमें ये एन और एस, देखो ये रोटर और स्टेटर के जो एक्सिस है वो एक साथ बन गए है जी। तो अगर इनके बीच का जो एंगल है वो अगर 0 होगा तो बेटा इसमें टॉर्क भी शून्य होगा। अरे अट्रैक्शन और रिपल्शन यार, अगर ये एन इस तरफ होता तो ये एन इसको अपने से दूर भेजता तो ये इस तरफ को चलने लग जाता। अगर ये ब्रश को इस तरफ शिफ्ट करते एन तो इसे दूर धकेल देता तो इस तरफ को। तो इसमें ब्रश की पोजीशन को शिफ्ट करके इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो बेटा रिपल्शन को, जैसे सिरागे मोटर को हम ब्रश शिफ्ट मोटर कहते हैं, इसे भी हम लोग ब्रश शिफ्ट मोटर कहते हैं। इसमें देखो अलग अलग एंगल है। अगर ये आपको 45 दिया गया हो, अरे वाह, तो टॉर्क मिलता है मैक्सिमम। फिर से देखिए, यदि ये थीटा का जो मान है वो 90 दे दिया जाए तो बेटा इसमें ये टॉर्क फिर से 0 हो जाता है। ये 3 कंडीशन बिल्कुल याद रखिए रिपल्शन से, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सेल्फ स्टार्ट टाइप है, मतलब सेल्फ स्टार्ट तो है लेकिन साथ में हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी इसमें है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी रहता है। तो रोटर हम कम्यूटेटर टाइप बनाते हैं और बेटा स्टेटर हम लोग अपना साइलेंट कंस्ट्रक्शन का बनाते हैं। अगर हम रोटर को या किसी भी कॉइल को शॉर्ट करके यहाँ रखेंगे तो जो मेन पोल है वही इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ये एंगल पर सवाल पूछता है कि रोटर एक्सिस और स्टेटर के एक्सिस का बीच का एंगल 0 है तो टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क कितना हो गया जी 0। तो थीटा बराबर 45 पर जो टॉर्क मिला जी ये हो गया जी अपना मैक्सिमम। ये होता है जी रिपल्शन मोटर। ठीक है, जो यूनिवर्सल मोटर है जनरली बेटा ये हमारा डीसी सीरीज मोटर है। हम लोगों ने ये देखा है कि डीसी सीरीज मोटर पर यदि हम सप्लाई के टर्मिनल को बदलते हैं तो फिर भी वह उसी डायरेक्शन में चलता रहता था। तो हमने कहा आप एसी दीजिएगा, तो हम लोगों ने डीसी सीरीज मोटर पर एसी दिया और हमने यूनिवर्सल के तौर पर उसे यूज किया। लेकिन याद रखिएगा जब हम इसे एसी पर चलाएंगे, एसी पर ज्यादा स्पार्किंग होगा, एसी पर ज्यादा स्पार्किंग होगा बेटा, फिर दक्षता कम हो जाएगी क्योंकि जो लॉसेस है वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी, सिंक्रोनस मोटर है सिंगल फेज टाइप। अगर हम बात करें तो रिलक्टेंस और हाइस्टेसिस ये हमारे सेल्फ स्टार्ट मोटर ही है, जैसे रिलक्टेंस मोटर है।
तो यहां से देखिए बेटा क्या क्या चीजें हैं जो खास है, जो एग्जाम में आ जाती है। जैसे हम रोटर कंस्ट्रक्शन के, स्टेटर का सेम वही कंस्ट्रक्शन जो सिंगल फेज में पढ़ के आए हैं। रोटर का कंस्ट्रक्शन कुछ ये है। अच्छा जी, तो देखो रिलक्टेंस टॉर्क का फॉर्मूला शायद याद हो, v²/2 1/x³ - 1/2 del न्यूटन मीटर। ये आता है जी रिलक्टेंस टॉर्क। अरे ये होता है जब ये चलने लग जाता है, जब ये चलने लग जाता है तो जो फ्लक्स यहां होता है ये बेटा मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को तलाश करने लग जाता है। तो बेटा इसकी शुरुआत जो होती है वो एक इंडक्शन के तौर पर होती है। मतलब जब ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट एक इंडक्शन मोटर के तौर पर होता है, लेकिन बाद में जो ये चलता है तब ये कांस्टेंट गति यानी सिंक्रोनस मोटर के जैसे चलता है। शुरुआत में जो विशेषता हमें देखने को मिलेगी ये चल रहा है, लेकिन अब ये आगे नहीं जाएगा, इसमें गति हो जाएगी कांस्टेंट। ये इसकी विशेषता बनती है। रिलक्टेंस मोटर को, ये बहुत काफी फेमस है, काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। दोस्त तुम्हें एयर गैप ज्यादा देखने को मिल रहा है तो लो पावर फैक्टर कितना 0.2 0.3 इतना कम पावर फैक्टर सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है जी। लेकिन याद रखिए ये रिलक्टेंस टॉर्क किस पर बेटा, मैक्सिमम 45 पर। स्टार्ट कैसे होगा, इंडक्शन के तौर पर। बाद में हम ये कहते हैं कि एयर गैप, अरे नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप के कारण एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है रिलक्टेंस टॉर्क। तो ये अब रिलक्टेंस गति या ये कहीं कि ये कांस्टेंट गति से चलता है। ये हाइस्टेरेसिस भी बहुत फेमस है और ये स्मूथ यानी कि नॉइजलेस ऑपरेशन देता है। इसमें स्टेटर या तो आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जैसा बनाइए या फिर सैडेड पोल के जैसा बनाइएगा। रोटर की स्पेशल कंस्ट्रक्शन है दोस्त। पहले तो आप एल्यूमिनियम बनाएंगे जी, एल्यूमिनियम की एक परत, और फिर इसके ऊपर में मैग्नेटिक मटेरियल की एक परत बनाएंगे। ये जो बनी होती है क्रोमे स्टील, कोबाल्ट स्टील, जिसमें हाइस्टेसिस लूप बड़ी हो, सेल्फ स्टार्ट है। इसकी पहचान हुई है नॉइजलेस ऑपरेशन। इसकी पहचान यह है कि नॉइजलेस ऑपरेशन देता है, एकदम स्मूथ। तो जो भी क्वालिटी साउंड वाले हैं जिनमें एकदम शोर नहीं चाहिए, वहां हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं पर आधारित देखिए कुछ ये पॉइंट है जो आपको दोबारा से देखने को मिल जाएंगे दोस्त। सबसे पहले है हमारा ये स्प्लिट फेज। अरे बनाया ना ये स्प्लिट फेज, सेम यही था। ये हमने जो एंगल लिखा ये हमने 30-40 लिख लिया। विशेषता ये हो गई 70 to 80% स्पीड पर स्विच को ओपन कर देंगे, ठीक है जी। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन, इनकी जो एप्लीकेशन है ये बहुत सारे मोटर की कॉमन भी है, ठीक है जी। तो कहां कहां है, वॉशिंग मशीन में यूज करते हो, एयर कंडीशन के फैन में इस्तेमाल करते हो, फूड मिक्सर में इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राइंडर में करते हो, फ्लोर पॉलिशर्स में और ब्लोवर्स में। मैंने कहा इनकी एप्लीकेशन बहुत की कॉमन है, लेकिन फिर हमने जैसे मिक्सचर के लिए हम लोगों ने यूनिवर्सल मोटर को अपनाना शुरू कर दिया मैक्सिमम टाइम, तो इनकी एप्लीकेशन कुछ की कॉमन मिलेंगी आपको, लेकिन मैं लिखाता चलूंगा आपको। ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ है वॉशिंग मशीन में यूज के कारण, और एयर कंडीशन के पंखे में। ये साथ में कूलर, कूलर का जो पानी होता है ना पंप, वहां भी ये यूज होता है। ये अभी नहीं, ये अब फटाफट से जरा इन्हें देखो। देखो कैपेसिटर स्टार्ट है, कौन सा कैपेसिटर यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट टाइप। कितनी वैल्यू, ठीक है जी। जब 70, देखो स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल गया ना 300 से ज्यादा, है ना, 300 से ज्यादा, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिल गया।
अब देखो जी ये कहां कहां इस्तेमाल होता है, जहां हायर इनर्शिया हो, हायर इनर्शिया, और जहां पर जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करना हो। तो देखो जी कहां, एक तो पंप के लिए बढ़िया है, कंप्रेसर के लिए बढ़िया है, रेफ्रिजरेटर के लिए है, एयर कंडीशनर कंप्रेसर के लिए है, कन्वेयर के लिए है। लेकिन याद रखना रेफ्रिजरेटर में जब इसे हम यूज करते हैं तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाते दोस्त, हम लोग मैग्नेटिक स्विच लगाते हैं, हम लोग मैग्नेटिक स्विच लगाएंगे। फिर नेक्स्ट ये दे दिया जी 2 वैल्यू कैपेसिटर, अभी बनाए जी, ये महंगा पड़ता है हमें, और इतने कोई भारी भरकम इतने बेस्ट हमें कुछ एप्लीकेशन मिले भी नहीं कि इसे मजबूर बनाए, या मजबूरी नहीं है हमारी, हमने परमानेंट वाले को ज्यादा प्रीफर किया है। तो यही 2 कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा, इसको ओपन कर देंगे। तो अब देखिए जी ये भी हमारा हायर इनर्शिया के लिए था, और हम लोगों को देखना है पंपिंग इक्विपमेंट के लिए, जो किसी लिक्विड या कहें कि पानी वानी को उठाने के लिए पंपिंग इक्विपमेंट रेफ्रिजरेशन में या एयर कंप्रेसर्स में। लेकिन बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, इसकी एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने देखना है फिर ये परमानेंट कैपेसिटर, ये हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट है दोस्त, जिसे हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। तो लगातार कनेक्ट रखें तो कौन सा कैपेसिटर हुआ, पेपर टाइप। अब देखो जी पंखे में करते हैं, ब्लोवर में करते हैं, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में भी, और कंप्रेसर्स में भी। तो ये ज्यादा फेवरेट है भाई, इसे ज्यादा जगह हम यूज करते हैं, प्रीफर करते हैं, और एडवांटेज भी है, सेंट्रीफ्यूगल या स्विच की आवश्यकता नहीं है, तो सस्ता भी है बाकी के कंपैरिजन में। ये रहा जी देखो सैडेड पोल वाला जो हम बना ही रहे थे दोस्त, सैडेड पोल, ये सेल्फ स्टार्ट है, सस्ता है, लेकिन बहुत कम रेटिंग के लिए डिजाइन करते हैं, जहां में कम पावर से काम चल जाए, जैसे रिले की कॉइल है, इलेक्ट्रिकल क्लॉक है, रिकॉर्ड प्लेयर है, टैप रिकॉर्डर है, स्लाइड प्रोजेक्शन है, या फोटोकॉपी मशीन है। इनमें इस्तेमाल करेंगे हम सैडेड पोल मशीन को। ये हमेशा याद रखना, ये चलता है एन सैडेड पोर्शन से सैडेड पोर्शन की तरफ। चलो जी यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर हेयर ड्रायर में, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, हेयर ड्रायर, ग्राइंडर्स इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन जरूरी है, पॉलिशर्स में बहुत जरूरी है, ब्लोवर्स में, और किचन अप्लायंसेस में। ये पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। किसमें, अरे यार इसमें कहां से करेंगे, भूल गए, वो सिरागे था, ये यूनिवर्सल है, ऐसे थोड़ा ही मान लिया। बड़ा शिफ्ट का अरेंजमेंट है नहीं उसमें, वो तो नॉर्मल डीसी वाला है, इसमें ही नहीं व्यवस्था वो। भाई इसके एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिस मत करिएगा। ये राजी रिपल्शन, देखो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए बहुत फेमस है रिपल्शन मोटर, हॉइस्ट और लिफ्ट, क्योंकि इन दोनों को ही बहुत अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है। तो क्या कहेंगे दोस्त इसे हम लोग, अगर थीटा 0 हो, मैक्सिमम कहां मिलेगा 45, सेल्फ स्टार्ट है, बड़ा शिफ्ट है, रिलक्टेंस, देखो इसका पावर फैक्टर, ये मत पढ़ो पहले बताओ पावर फैक्टर कम होता है। अरे सेल्फ स्टार्ट तो ये भी है, मतलब चलेगा कैसे, स्टार्ट होगा इंडक्शन के तौर पर और बाद में आएगा रिलक्टेंस टॉर्क, तो भैया डायल बराबर 45 पर मैक्सिमम होगा। अरे बात ही कर लेना फोन पे, बात ही कर लो फोन पे, कर लो बात यार, यार दोस्त
10 साल से ज्यादा हो गया ऐसे ही खड़े यहाँ रह के ना, तुम जैसे बच्चों को देखते हुए। माता पिता का तो तुम लोग बना लेते हो दोस्त, जो सीधे साधे होते हैं, तुम जो गणित सिखाते हो वो सीख जाते हैं। और तुम्हें पता है कि हम एक्टिव है। अभी हम भैया ये नहीं कि हम 50-60 साल के हो गए और ऐसे हम दिख भी ना दूर का। मुझे एक एक की हरकतें पता, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो काहे का ऐसी हरकत करता है मूड खराब करने वाली यार क्लास में। देखो जी, क्लॉक टाइमर्स में, सिग्नलिंग डिवाइस में और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, ये इसके बहुत अच्छे एप्लीकेशन है। देखो इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में हम लोग इसे भी करते हैं, टाइमिंग डिवाइस में हम स्ट्रेसेस को भी करेंगे। तो जहां हमें नॉइजलेस ऑपरेशन या कहें कि नॉइजलेस ऑपरेशन चाहिए, जहां क्वालिटी साउंड प्रोडक्शन की हम बात करते हो, जहां साउंड मिक्सिंग की बात होती हो, तो वहां हम लोग टैप रिकॉर्ड, रिकॉर्ड प्लेयर, टाइमिंग डिवाइस है। क्यों देगा दोनों ऑप्शन में? हाँ, ये टिक करो। हाँ, नॉइजलेस ऑपरेशन। चलो ये नहीं अभी पढ़ा है तुम्हें ना। सर्वो मोटर ये कंट्रोल में इस्तेमाल होता है। इसमें याद रखिए, इसमें 2 वाइंडिंग होती है। ये भाई, एक वाइंडिंग होती है रेफरेंस वाइंडिंग और एक होती है कंट्रोल वाइंडिंग। तो इसमें 2 वाइंडिंग है और दोनों वाइंडिंग के बीच में जो एंगल है वो होता है 90 का। ठीक है जी, ये जनरली हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल सिस्टम में। तो सर्वो मोटर के एप्लीकेशन है रडार में, कंप्यूटर, रोबोट्स के, प्रोसेस कंट्रोलर, ये सब ऑटोमेटिक कंट्रोलर के सिस्टम थे दोस्त। ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम, तो जनरली सर्वो मोटर की पहचान है कंट्रोल सिस्टम से। ये रहा जी लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर ये जनरली हमारा 3 फेज वाला ही या सिंगल फेज वाला ये इंडक्शन मोटर ही था। लेकिन हमने कहा देखो यार, जब हम नॉर्मली यही तो सीख कर आए हैं कि यदि हम स्टेटर पर सप्लाई दें और रोटर रोटेट करने के लिए तैयार हो, बीच में एयर गैप था, तो स्टेटर फ्लक्स एयर गैप को पार करके रोटर पर पहुंचता है, रोटर पर एक फ्लक्स को उत्पन्न करता है। 2 फ्लक्स होते हैं, तो जो घूमने के लिए तैयार है वो घूमने लग जाता है। हमने काम कर दिया, इस बार गोल की बजाय हमने स्टेटर को सीधा बिछा दिया जी, और रोटर को भी सीधा पटरी के रूप में बिछा दिया। हमने एक सप्लाई दिया। देखो अगर बल की बात करें तो एक तो टॉर्क है जो हमारा हमेशा किसी भी एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है, टेंजेंट पर लगता है, तो वो टॉर्क है। एक हमारा लीनियर फोर्स भी तो होता है, एक फोर्स भी तो होता है ना। तो 2 अगर फ्लक्स होंगे, यहां घूमने के लिए कुछ नहीं है लेकिन चलने के लिए तो है, तो टॉर्क के बजाय यहां पर थ्रस्ट कहलाता है, यानी कि जो फोर्स है उसे हम नाम देते हैं थ्रस्ट। एंगुलर स्पीड के बजाय यहां आ जाती है वेलोसिटी। तो देखो जी, लीनियर इंडक्शन मोटर एक पटरी है और इसके ऊपर एक बॉडी को बस चलाना है। तो ये ट्रैक्शन में बहुत फेमस हुआ है, और ट्रैक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बहुत फेमस हुआ। ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम, और मटेरियल को इधर से उधर भेजने के लिए फॉर मटेरियल हैंडलिंग इन क्रेन, पंपिंग ऑफ लिक्विड मेटल, एक्वेटर फॉर डोर मूवमेंट एंड एचवी सर्किट ब्रेकर्स। इसमें लीनियर, अब देखो जो ये एक्वेटर्स है ना सर्किट ब्रेकर में, ये बात हो रही है जो सर्किट ब्रेकर के जब कांटेक्ट आपस में टच होते हैं या दूर होते हैं ना, तो ये घूमता थोड़ा ना मोटर। तो ये कहां पर है? लीनियर इंडक्शन मोटर पर है। इधर को चलेगा या इधर को, एक फिक्स होता है, एक लगा होता है लीनियर इंडक्शन मोटर के ऊपर, तो या तो इधर जाएगा या इधर आएगा, ये घूमेगा नहीं। तो नाम से ही पता चल रहा है लीनियर इंडक्शन मोटर, यानी कि
ये बना दिया स्टेटर, ये रखा है रोटर, इसके ऊपर आपने दे दी अपना सप्लाई, इन दोनों पर लगेगा फोर्स और ये अपना भागने लग जाएगा। जिस पर भी आप 3 फेज सप्लाई जोड़ेंगे वो कंसिडर किया जाएगा दोस्त स्टेटर। ये रहा जी स्टेपर मोटर। और ये मानकर चलो कि इस मोटर के बिना भाई बहुत चीजें अधूरी है। मिलिट्री इंजीनियरिंग अधूरी है, यानी कि डिफेंस सिस्टम में, रोबोटिक्स में बहुत फेमस है, मेडिकल में बहुत फेमस है ना, बहुत जगह है जहां इसके अनगिनत यूज है। क्यों? देखो इसलिए है, जरूरी नहीं है कि मोटर का मतलब जो लगातार ऐसे घूम रहा है, ये नहीं है। मोटर का मतलब ये भी तो है कि ये पूरा चक्कर ना लगा के टिक 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 टिक, है ना, स्टेप के हिसाब से। तो जी इसके एप्लीकेशन देखिए, न्यूमेरिक कंट्रोल ऑफ मशीन टूल्स, मशीन टूल के लिए जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसमें, फिर टैप ड्राइवर में, प्रिंटर में, एक्सवाई प्लॉटर में, रोबोटिक्स में तो बहुत फेमस हुआ है भाई। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट में, मेडिकल में, डिफेंस में, सब में इसका यूज है भाई। मिलिट्री इंजीनियरिंग लिख लो, डिफेंस सिस्टम लिख लो। देखो एक चीज और ध्यान रखना, इसमें स्टेप एंगल है दोस्त 360 m इंटू NR और अल्फा बराबर इंटू 360। ये है जिसमें स्टेपर मोटर। सिरागे मोटर है, नहीं इनको पढ़ा दिए थे मैंने, तुम लोगों को तो पढ़ाए थे ये, बल्कि जो इन्हें वे विक्रांत बैच में एक दिन बाद में और पढ़ाने वाला हूँ दोबारा से, तब भी देख सकते हो, लेकिन तुम लोगों को ऐसी कोई जरूरत है नहीं। सिरागे मोटर का मतलब है इन्वर्टेड, तुम लोगों को तो अभी बताए थे यार, ये पढ़ाए थे तो। 3 वाइंडिंग है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो ये इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर है और कुछ नहीं। इसमें जो सप्लाई देंगे वो रोटर पर देंगे, तो प्राइमरी वाइंडिंग रोटर में है, एक कम्यूटेटर के साथ में लगी है हमारी टर्सरी वाइंडिंग जिसे हम कह रहे हैं रेगुलेटिंग वाइंडिंग, और एक स्टेटर पर फेड है जिसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो 3 वाइंडिंग है, और ब्रश को शिफ्ट करने से इसकी जो गति है वो चेंज हो जाती है। तो इसे भी बेटा हम लोग ब्रश शिफ्ट मोटर के नाम से जानते हैं, ब्रश शिफ्ट मोटर के नाम से जानते हैं। तो यूज इन ड्राइविंग रिक्वायरमेंट वेरिएबल स्पीड के लिए है, सच एज क्रेन्स, पंखे में या सेंट्रीफ्यूगल पंप में या कन्वेयर्स में। हाँ ये तो है इन्वर्टेड, इसे ही हम लोग इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। 3 वाइंडिंग है, एक प्राइमरी कहां पर है? रोटर में है। एक कम्यूटेटर के साथ में, कम्यूटेटर के साथ में जो वाइंडिंग लगी होती है इसे कहा जाता है टर्सरी या रेगुलेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग कहां है? स्टेटर में है। अच्छा क्या? अरे ब्रश शिफ्ट है, बताऊं कैसा? आप लोगों को हमने एक चीज सिखाई है, रोटर में एक सप्लाई को इंजेक्ट करना, है ना, यही इसमें प्रिंसिपल है। ब्रश को जब शिफ्ट करेंगे तो कई बार टर्न्स बढ़ेंगे तो ज्यादा ईएमएफ को एक्ट करेगा, कई बार घटाएंगे तो कम आएगा, तो स्पीड वेरिएशन हो सकता है ब्रश की पोजीशन को चेंज करके दोस्त। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, ये मोटर जाना गया है ऑटोमोबाइल के हिसाब से। आपकी गाड़ियों में शीशे ऊपर नीचे करना है वहां भी, वाइपर्स चलते हैं वहां भी है पीएम डीसी मोटर। वाइपर्स वाशर्स में रेज द लोअर विंडो टू ड्राई ब्लोवर फॉर हीटर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक टूथब्रश। बढ़िया ना अपना, तो खड़े हो जाए। इलेक्ट्रिक टूथब्रश, पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। नहीं, एक विश्वास मुझे पक्का है, अगर तू ऐसी चीज बनाएगा तो पक्का लिखे दो। फूड मिक्सचर्स में, ड्रिलिंग मशीन में, हैज ट्रिमर्स और कंप्यूटर ड्राइवर्स में। देखो इसमें स्पीड कंट्रोल जो होती है वो
बेस गति से ज्यादा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप फ्लक्स को नहीं बदल सकते। ठीक है जी, फ्लक्स इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो एक तरह से पीएमडीसी को पहचान मिली है दोस्त ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों से, उसमें बहुत जगह इस्तेमाल है इसका। एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर है, देखो संट है, संट की पहचान बनी है कि भाई लगभग कांस्टेंट गति हो और मीडियम सा अपना स्टार्टिंग टॉर्क हो। सीरीज में तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, और हमने ये भी पढ़ा है कि भाई नो लोड पर आप चला नहीं सकते, वेरिएबल स्पीड बहुत ज्यादा है, कम्युलेटिव है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क है ना। फिर कह रहा है नो लोड कंडीशन इज अलाउ। देखो स्टार्टिंग टॉर्क यहां भी आई है, लेकिन नो लोड कंडीशन अलाउ नहीं है, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई है और नो लोड कंडीशन अलाउ है। ठीक है जी, यहां देखिए डिफरेंशियल, स्पीड इंक्रीज एज लोड इंक्रीज, बताइए तुम्हें बनवाई है कि नहीं? किसमें? अरे यार दोस्त कैसी बात कर रहा है, कल वाली चीज अभी भूल गया क्या? ओहो, चलो जी, जय हिंद जय भारत। अरे नुकसान हो गया यार ये, वो देख जितना लिखा ना वो कहाँ भाग गया, समझ नहीं आ रही बात। चलिए जी, तो ये मशीन खत्म होगी भाई।